ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में अब हम बात कर रहे वाले हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट वन, जिसमें हम एप्लीकेशंस का एग्जांपल देंगे। द सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉ दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम, ऑल्दो नॉट नेसेसरली ऑलवेज विद द सेम इंटेंसिटी एज नाउ। तो जो स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट है ना, जेम्स हटन, उनका ये कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म का, इन 1785 में उन्होंने दिया। दो हिज कॉन्सेप्ट वॉज अ बिट डिफरेंट, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उन्होंने बोला था जियोलॉजिकल प्रोसेस वर एक्टिव विद द सेम इंटेंसिटी ड्यूरिंग ईच पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम एंड thus formulated another principle. The present is the key to past, no vestige of beginning and no prospect of the end. हट में यूनिफॉर्म साइक्लिक ऑर्डर से अपाला के साथ प्ले करा गया। ठीक है, हट में यूनिफॉर्म साइक्लिक ऑर्डर के साथ अपाला के साथ प्ले करके गया, ये आपको याद रखना है। तो हट में जेम्स हटन, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटेरिज्म प्रिंसिपल, जो 1785 में दिया गया। जियोलॉजिकल प्रोसेस वर एक्टिव Geological processes were active with the same intensity during each period of geological time. ठीक है, हट में यूनिफॉर्म साइक्लिक ऑर्डर के साथ। तो ये ऑर्डरलीनेस, ही बिलीव्ड इन ऑर्डरलीनेस ऑफ द नेचर, नेचर ऑर्डरलीनेस ऑफ द नेचर की नेचर ऑर्डरली सोर्स। ठीक है, तो नेचर इज सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, कोहेरेंट। ऑर्डरलीनेस ऑफ नेचर मतलब नेचर इज सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, कोहेरेंट एंड रीजनेबल। नेचर ऑर्डरली सोर्स, तो नेचर इज सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, कोहेरेंट एंड रीजनेबल, दैट इज डिस्ट्रक्शन लीड टू कंस्ट्रक्शन एंड वाइस वर्सा। ऑर्डरलीनेस ऑफ द नेचर पे बिलीव करता है। ही वॉज फर्स्ट टू पोस्टुलेट द साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री। साइक्लिक ऑर्डर में अपाला के साथ प्ले करें तो साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री पे बिलीव करता है, फर्स्ट टू पोस्टुलेट। ऑल मेजर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर रिपीटेड इन साइक्लिक मैनर। फॉर एग्जाम्पल, 4 मेजर जो माउंटेन बिल्डिंग पीरियड है ना, तो जैसे 5 मेजर हम पढ़ते हैं, तो कौन कौन से हैं ये? कैलेडोनियन, हर्शिनियन, टर्शरी। उससे पहले हम हेडियन, वो आर्कियन और प्रोटेरोजोइक टाइम, आर्कियन टाइम्स और प्रोटेरोजोइक टाइम पढ़ते हैं। देन का ये आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, कार्बोनिफेरस, कैलेडोनियन, ये हर्शिनियन, टर्शरी, ये सब पढ़ता है। तो एग्जाम्पल क्या है? अपाला के साथ प्ले करें तो अपाला अपिलेशंस। अपिलेशंस में क्या है? स्कूली, शेनेंडो, हैरिसबर्ग। स्कूली अपाला, स्कूली, पास पास हैरिस। तो पास हैरिस में क्या है? पर्मियन पीरियड एपेलेशंस, पर्मियन पीरियड एपेलेशन माउंटेन्स, स्कूली स्कूली पेनिप्लेन और शेनेंडो पेनिप्लेन और हैरिसबर्ग पेनिप्लेन। तो क्या है? पर्मियन पीरियड के अंदर, ये एपेलेशन के डेन्यूटेशनल क्रोनोलॉजी है ना, तो पर्मियन पीरियड के अंदर एपेलेशंस रिवॉल्यूशन होता है, पहला एफ्लिपमेंट होता है एपेलेशंस का। लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रिस्टल स्टेबिलिटी के बाद स्कूली पेनिप्लेन बनते हैं, उसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होता है और शेनेंडो पेनिप्लेन बनते हैं। देन फिर हैरिसबर्ग पेनिप्लेन बनते हैं और उसके बाद पेनिप्लेनेशन अब गोइंग ऑन ऑफ लिफ्ट के बाद। तो सेम इंटेंसिटी जो उसमें बोला था ना कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस वर एक्टिव विद द सेम इंटेंसिटी ड्यूरिंग ईच पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। Geological processes were active with same intensity during each period of geological time. तो ये सेम इंटेंसिटी वॉज एरर था इसमें, जिसको जॉन प्लेफेयर ने 1800, मतलब उसके 15 साल बाद 1802 सॉरी 1802, और सर चार्ल्स लाइल ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी 1830 में ये उसको फेमस करा। ठीक है, तो जॉन प्लेफेयर नो सी चार्ली चैपलिन ऑन पोगियो। जॉन प्लेफेयर ना, जॉन खेल रहा है, प्लेफार, जॉन प्ले, चार्ली चैपलिन को नहीं देखता वो पोगो पे, तो जॉन प्लेफार इन 1802, चार्ली चैपलिन, सर चार्ल्स लाइल और पोगो, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, पोगो पे चार्ल्स लाइल। ठीक है, एग्जाम्पल, जो ग्लेशियर्स है वो वर एक्टिव ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस टाइम, प्लीस्टोसीन पीरियड, क्योंकि आइस एज चल रही थी। ऐसी वोल्केनिसिटी वाज एक्टिव ड्यूरिंग क्रिटेशियस टाइम्स।
Cretaceous lava flow was so widespread that extensive lava plains and plateau formed in almost all continents including basaltic lava flow जो इंडिया में हुआ. अब देखते हैं कि जो जेटी हैक ने क्या बोला कि जो रोल ऑफ रॉक स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिथोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करा जा सकता है. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द evolution of landforms and is reflected in them. Structure an important controlling factor of landscape development according to the Davis. जो डेविस का ट्रायो स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम है. अब जियोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजी, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, एरिनेशियस लैंडफॉर्म मतलब सैंडस्टोन मडस्टोन वगैरह, एर्गिलेशियस लैंडफॉर्म जो क्ले एंड शील से बने होते हैं, कैलकेरियस लैंडफॉर्म्स, ठीक है, और इग्नियस लैंडफॉर्म, मेटामॉर्फिक लैंडफॉर्म, इन सब टर्म से यही पता लगता है कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी बहुत वैल्यू है लैंडफॉर्म्स में. इवन जो मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं जैसे जेटी हैक, ऐसे इसका हम एम मोरिसवा, आर जे चॉर्ली एक्सेट्रा आउटलाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑन लैंडफॉर्म्स. ऐसे कुछ कुछ उनका नाम यूज कर सकते हो आप स्टार्टिंग में. अब स्ट्रक्चर इंक्लूड लिथोलॉजी और नेचर ऑफ द रॉक्स, दैट इज रॉक टाइप, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक वगैरह. रॉक अरेंजमेंट, फॉल्ट, फोल्ड, होमोक्लिनल, डोम्ड और हॉरिजॉन्टल या रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, तो स्लैक, स्ट्रक्चर से स्लैक याद आना चाहिए. लिथोलॉजी, फिर अरेंजमेंट और फिर रॉक की कैरेक्टरिस्टिक, जॉइंट, परमेबिलिटी, पोरोसिटी, हार्डनेस वगैरह. कंक्लूजन क्या है? लिथोलॉजी डिटरमिन एंड कंट्रोल इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म कंसिडरिंग दिस. एस डब्ल्यू वोलरिज ने बोला था कि जो रॉक्स हैं, वेदर इग्नियस और सेडिमेंट्री, कॉन्स्टिट्यूट ऑन वन हैंड मैन्युस्क्रिप्ट of past earth history, constitute on one hand manuscript of past earth history, on other hand basis of contemporary scenery. ठीक है, on one hand manuscript of past earth history, on other hand basis of contemporary scenery. ऐसा एस डब्ल्यू वोलरिज ने बोला था. अब देख लेते हैं लिथोलॉजी के बारे में हम. तो लिथोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जैसे ग्रेनाइट के बारे में हम पढ़ेंगे. ग्रेनाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा सॉइल वो बनाता है, उसका प्रोसेस क्या है बनने का, लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है. तो अब हम वो देखेंगे. तो ग्रेनाइट रॉक्स जो है उस पर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एक्सफोलिएशन होता है, ओनियन वेदरिंग होती है, ठीक है. तो ग्रेनाइट एंड नीसिक कानके डोम, ग्रेनाइट एंड नीसिस कानके डोम नियर रांची, ग्रेनाइट कानके मुर्रा, तो ये याद हो जाएगा ना, कानके मुर्रा पहाड़. तो ग्रेनाइट बेथोलिथिक जो इंट्रूडेड इन धारवान जो सेडिमेंट्रीज हैं ड्यूरिंग आर्कियन पीरियड, धारवार पीरियड के जो सेडिमेंट्रीज है उसमें ग्रेनाइट बेथोलिथ जो इंट्रूडेड है ड्यूरिंग आर्कियन पीरियड. प्रोलॉन्ग्ड इरोजन ऑफ दीज एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग्ड जो ग्रेनाइट बेथोलिथ्स हैं जो इंट्रूडेड इन धारवार के जो सेडिमेंट्रीज है, प्रोलॉन्ग्ड जो उनका एक्सपोजर ऑफ दीज इससे क्या, मुर्रा पहाड़ ऑफ रांची सिटी. अब देखते हैं जीबी मुर्रा है, जीबी मुर्रा है, तो जीबी मुर्रा है, जीबी मुर्रा है, तो जीबी मर रहा है, तो जीबी से क्या होगा, मर रहा से मुर्रा पहाड़ हो गया, जीबी से ग्रेनाइट बैथोलिथ हो गया, तो जीबी मर रहा है, तो ग्रेनाइट बैथोलिथ मुर्रा पहाड़, ठीक है. तो एक्सपोज्ड बैथोलिथ डोम्स हैविंग सफिशिएंट इंटेंस फ्रैक्चरिंग, इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्स भी बन जाते हैं. अब जो बसाल्टिक कैप रॉक है प्रोवाइड फीचर्स लाइक मेसा ब्यूटेस, ठीक है. मेसास को वैसे पैटलैंड भी कहते हैं लोकली छत्तीसगढ़ सीएनपी में ना. अब फ्लैट रेगुलर टॉप सरफेस बट वेरी स्टीप स्लोप्स. एग्जाम्पल क्या है ये बसाल्टिक कैप रॉक का, जैसे कि महाबलेश्वर प्लेट्यू एंड पंचगणी प्लेट्यू, महाबलेश्वर प्लेट्यू और पंचगनी, महाबलेश्वर पंचगनी, पंचगनी महाबलेश्वर, पंचगनी महाबलेश्वर, कानके डोम मुर्रा पहाड़, पंचबली महाबलेश्वर पंचगनी, कानके डोम मुर्रा पहाड़ 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 पंच
महाबलेश्वर, पंचगनी। तो पंचगनी प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर वेल डेवलप्ड बासाल्टिक मेसास। अब ये ऐसे याद कर सकते हैं, ये मौसा महाबलेश्वर से 5 लोटे बैग के लेके आए, 5 लोटे बैग में लेके आए। तो मौसा, तो मैसा, मेसास एंड ब्यूटेस। तो क्या है, फ्लैट रेगुलर टॉप सरफेस बट वेरी स्टीप स्लोप्स, फ्लैट रेगुलर टॉप वेरी स्टीप स्लोप्स नोन एज पैटलैंड। तो मौसा महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर प्लेट्यू से पंचगढ़ी प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न घाट, लोटा से लोटा पैट, बैग से बागरू पैट, जामरा जामरा बागरू लोटा पैट एक्सेट्रा ऑफ लावा कैप्ड मैसास ऑफ वेस्टर्न छोटानगर प्लेट्यू। हमने वेस्टर्न घाट्स का पंचगढ़ी प्लेट्यू देख लिया, महाबलेश्वर प्लेट्यू देख लिया, अब हम वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट हाईलैंड का हमने ये देख लिया, जामरा जामरा बागरा लोटा, जामरा बागरा और लोटा। अब उसके बाद हम देखते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स का हम देखते हैं, उसमें क्या है, जैसे जीबी स्कैम। तो लिथोलॉजी में ग्रेनाइट बसाल्ट हो गया। अब हम स्कैम के बारे में देखेंगे। स्कैम से क्या है, सैंडस्टोन, कैलकेरियस आर्गिलेशियस और एम से मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो लिथोलॉजी के नाम आते ही आपको जीबी स्कैम, फिर यहाँ पे जीबी मर रहा है, तो जीबी से ग्रेनाइटिक बसाल्ट, मुर्रा मुर्रा पहाड़, कानके डोम मुर्रा पहाड़, महाबलेश्वर, पंचगढ़ी, फिर बागरा लोटा, जामरा। तो जीबी स्कैम, लिथोलॉजी से जीबी स्कैम याद आना चाहिए, ग्रेनाइट बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट से आपको वो याद आना चाहिए, मौसा महाबलेश्वर से 5 लोटे ला रहे हैं, बैग में ला रहे हैं। तो अब स्कैम से सैंडस्टोन, सी से कैलकेरियस आर्गिलेशियस मेटामॉर्फिक। तो जो ये सैंडस्टोन है, इसके क्या, अगर ये सिलिका से सेडिमेंटेड है तो बोल्ड टोपोग्राफी होगी एंड लो ड्रेनेज डेंसिटी होगी, अगर क्योंकि केमिकल वेथरिंग इसकी कम होगी अगर सैंडस्टोन सिलिका से सीमेंटेड है। अगर वो आयरन से, फेरस से सीमेंटेड है तो अंडुलेटिंग एंड रोलिंग टोपोग्राफी बन जाएगी, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इरोड हो जाएगा। तो बोल्ड टोपोग्राफी होगी सैंडस्टोन की, या फिर अंडुलेटिंग एंड रोलिंग टोपोग्राफी की, ये डिपेंड होगा कि वो सीमेंटेड किससे है, सैंडस्टोन। अब अगला है कैलकेरियस डिपॉजिट्स। कैलकेरियस डिपॉजिट मतलब लाइमस्टोन वगैरह पे, सिंक होल, सैलो होल, डोलाइन, पोलजे, उवाला। इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स जो है, ह्यूमिड अगर एरिया है, जैसे कि अपना इंडोनेशिया वगैरह है, ठीक है, या फिर अपना ईस्टर्न हिमालयाज है, तो वहाँ ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स है, तो वहाँ पे क्या, 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी मिलेगी। एक तो आपको कोन कास्ट मिलेंगे, एक टावर कास्ट मिलेंगे। कोन कास्ट क्या है, स्टीप साइडेड राउंडेड हिल्स हैं जो क्यूबा, जमाइका वगैरह जैसी जगह पे है। फिर अगला है टावर कास्ट, यह आइसोलेटेड वेरी स्टीप साइडेड नैरो बट हाई पिलर्स है, हाई पिलर्स है, नैरो है पर हाई पिलर्स है, वेरी स्टीप साइडेड हाई पिलर्स है, नैरो बट हाई पिलर्स। इन मॉनसून लैंड्स ऑफ चाइना एंड वियतनाम ये टावर कास्ट मिलते हैं ना, चाइना वियतनाम में मिलते हैं, वो क्यूबा जमाइका में मिलते हैं कैलकेरियस रॉक्स के। फिर अगले हैं आर्गिलेशियस रॉक्स, जो क्ले शेल वगैरह के होते हैं ना। तो इसमें क्या है, ह्यूमिड रीजन के अंदर क्ले है क्योंकि, तो लो रिलीफ, लो टू जेंटल स्लोप, लो रिलीफ होगा, लो टू जेंटल स्लोप होगा, डेंड्राइटिक ड्रेनेज होगी, कॉन्वेक्सो कॉन्केव हिल्स होंगे, डेंड्राइटिक ड्रेनेज होगी, लो टू जेंटल स्लोप्स होंगे। ठीक है। अब अगर किसी भी फॉर एनी लिथोलॉजी, जीबी स्कैम के बारे में तो हमने देखा ही है, फॉर एनी लिथोलॉजी तो आपको उसका जेनेसिस लिखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, प्रोसेस ऑपरेटिंग लिखने हैं, लैंडस्केप फीचर्स लिखने हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस लिखने हैं, ये सब लिखने होते हैं। ह्यूमिड रीजन के बारे में बात चल रही है। अब सब ह्यूमिड सेमी एरिड में क्या है, बैडलैंड टोपोग्राफी, हाई ड्रेनेज डेंसिटी, गली वैलीज, हैविंग स्टीप वैली साइड्स, बैडलैंड टोपोग्राफी के बारे में बात चल रही है। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होती है टू इरोजनल प्रोसेस। इसके अंदर क्या है, क्वार्ट्जाइट है, बोल्ड टोपोग्राफी विद वेरी हाई रिलीफ, शेल है, क्वार्ट्जाइट शेल्स किस्ट नीसिस। तो शेल में क्या, सबड्यूड रिलीफ है, स्किस्ट में हाईलैंड टोपोग्राफी है, और नीसिस रॉक है, डोम टॉर्स, ये सब है। अब रॉक अरेंजमेंट के बारे में हम देखते हैं, फॉल्ट, डोम स्ट्रक्चर,
फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये सब है। रॉक अरेंजमेंट की बात चल रही है। नॉर्मल फोल्ड्स, जब रिवर्स फॉल्ट की बात होगी तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट होगा, ठीक है। एच और ये एमसीटी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट की बात हो रही है। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मीन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मीन सेंट्रल थ्रस्ट है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। एमबीएफ एमसीटी एचएफएफ, एमबीएफ एमसीटी एचएफएफ, ये रिवर्स फॉल्ट की बात चल रही है ना। तो ऐसे बनाना है आपको, एक ये बनाना है, एक ऐसा प्लेन बनाना है, उसमें स्लाइडिंग, आपको ऐसा प्लेन बनाओ, फिर एक ऐसा प्लेन बनाओ, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट, ये है रिवर्स फॉल्ट। जैसे एग्जांपल है नॉर्मल फॉल्ट का, जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन है ना, या हम्बोल्ट फोल्ट है जो कि आंसास यूएसए में है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वो नॉर्मल फॉल्ट है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी डाइवर्जिंग होगी ना बाउंड्री, वहाँ नॉर्मल फॉल्ट बनेगा, और जहाँ कन्वर्जिंग होगी वहाँ रिवर्स फॉल्ट बनेगा। और स्ट्राइक स्लिप फोर्स, और एक है स्टेप फॉल्ट। अब डोम्ड स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या है, अपवार्पिंग ऑफ द क्रिस्टल सरफेस बाय डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा इनटू सरफिशियल रॉक्स। इससे क्या है, क्वेस्टा हॉगबैक रिजेस, डोम स्ट्रक्चर बन रहा है क्वेस्टा हॉगबैक रिजेस। क्वेस्टा सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक, क्वेस्टा सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, क्वेस्टा हॉगबैक एंड रिजेस। डोम स्ट्रक्चर है क्वेस्टा हॉगबैक रिजेस, क्वेस्टा हॉगबैक रिजेस। तो अपवार्पिंग ऑफ क्रिस्टल सरफेस बाय डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इनटू सरफिशियल रॉक्स। अब फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सिंपल फोल्डेड स्ट्रक्चर में इनिशियल स्टेज में ट्रेलिस ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न उसका इवॉल्व होता है ओवर सच स्ट्रक्चर। अब जैसे इन्वर्जन ऑफ रिलीफ अगर हो जाता है ना, जैसे जूरा है, सदर्न एप्लेशंस है, उसके अंदर इन्वर्जन ऑफ रिलीफ हो चुका है, मतलब सिंक्लाइनल रिजेस है एंड एंटी सिंक्लाइनल वैलीज है, तो इन्वर्जन ऑफ रिलीफ हो चुका है जूरा एंड सदर्न एल्प्स के अंदर। तो ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या आता है। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ठीक है। तो टेबुलर टॉपोग्राफी होगी, तो रीजनल सेडिमेंट्री फॉर्मेशन विद वेल डिफाइंड हॉरिजॉन्टल, रीजनल सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस है जिसके वेल डिफाइंड हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ रेजिस्टेंट रॉक है, से सैंडस्टोन आफ्टर फ्लूवियल इरोजन, तो वो टेबुलर टॉपोग्राफी बना देते हैं। तो सैंडस्टोन लाइंग ओवर शेल एंड सिल्ट स्टोन, तो इससे डिफरेंशियल इरोजन होता है, मेसास एंड ब्यूटेस बन जाता है। सैंडस्टोन लाइंग ओवर शेल एंड सिल्टस्टोन, सैंडस्टोन लाइंग ओवर शेल एंड सिल्टस्टोन, इससे डिफरेंशियल इरोजन होता है, मेसास एंड ब्यूटेस बन जाते हैं। सैंडस्टोन लाइंग ओवर शेल, सैंडस्टोन लाइंग ओवर शेल एंड सिल्टस्टोन, इससे डिफरेंशियल इरोजन होकर मेसास एंड ब्यूटेस बन जाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिव बैंड ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल का डिफरेंशियल इरोजन हो रहा है, स्टेप लाइक स्कार्प्स एंड बेंच टॉपोग्राफी बन रही है, इससे ग्रैंड कैनियन, एग्जांपल ग्रैंड कैनियन, तो कोलोराडो यूएसए। अब टूथ लाइक टोपोग्राफी बन जाती है, ओवर रेजिस्टेंट क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन वेयर impervious and insoluble resistant rock produces rounded topography, टूथ लाइक टोपोग्राफी बन जाती है। जो रेजिस्टेंट क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन है, वेयर impervious and insoluble resistant rock formed, whereas जो impervious and insoluble resistant rock produces rounded topography, वहाँ tooth like topography क्वार्ट्जाइट सैंड में, over resistant quartzite sand where impervious and insoluble resistant rock produces rounded topography। अब देखते हैं रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर वेल जॉइंटेड रॉक है ना, जो तो वो मोर परमिएबल होगा, और उसकी इसलिए इंटेंस केमिकल वेदरिंग हो जाएगी, जैसे कि अपना कास्ट टोपोग्राफी के अंदर होता है, तो रिड्यूसेस सरफेस ड्रेनेज, जो फ्लूवियल इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन रिमार्केबली मिनिमाइज्ड। अब जो वल्नरेबल टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन इनटू बिगर ब्लॉक्स होगी, जैसे हम कहते हैं ना लैपीज बन जाते हैं लाइमस्टोन टोपोग्राफी के अंदर, क्लिंट्स एंड ग्रेक्स, GRYKES CLINTS, क्लिंट्स एंड ग्रीक्स। अब तो क्या है, वाइडली जॉइंटेड ग्रेनाइट्स, ये प्रोड्यूसेस टॉर्स एंड पुअरली जॉइंटेड बसाल्ट आर केमिकली डिकम्पोज्ड एन मास। अब ये क्या है, अब दूसरा है परमिएबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ द रॉक्स फॉर अलाउइंग वाटर टू पास थ्रू
ये बेडिंग प्लेन्स और जॉइंट्स उनमें कितने हैं उससे डिवाइन होगी। फिर अगला है पोरोसिटी, स्मॉल गैप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। हाईली मेरिएबल, हाईली परमिएबल रॉक्स जो होंगे ना, जैसे कि लाइमस्टोन सैंडस्टोन होंगे, उसमें हाई रिलीफ होगा, हाई रिलीफ टोपोग्राफी होगी, जैसे प्लेट्यूज, रिजेस, एस्कार्पमेंट्स हो गए ना, लाइमस्टोन सैंडस्टोन के हाई रिजेस होंगी। और इम्परमिएबल रॉक जो होंगे, जो परमिएबल नहीं होंगे, जैसे क्ले शेल, वो इरोड हो जाएंगे, जो वाटर को ऐसे अलाउ नहीं करेंगे ना जॉइंट्स के थ्रू, वो इरोड हो जाएंगे, जैसे क्ले हो गई, शेल हो गई। तो हाईली परमिएबल और उसकी ये अंतर है। अब कॉन्सेप्ट 3 के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस लीव देयर डिस्टिंक्टिव प्रिंट्स अपॉन लैंडफॉर्म्स एंड ईच जियोमॉर्फिक प्रोसेस डेवलप्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस होती है। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जो बाहर से आ रही है, तो एपिजीनिक, एपिजीन भी कहते हैं ना उसे। तो एपिजीन, एपिसेंटर कहते हैं जैसे हम किसी भी चीज़ का, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। अब ये डिग्रेडेशनल भी हो सकती है, एग्रेडेशनल भी हो सकती है। डिग्रेडेशनल वर्क, डिग्रेडेशनल में क्या, वेदरिंग कर सकती हैं, मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स कर सकती हैं, इरोजन कर सकती हैं। इरोजन में अगेन वो पानी से, पानी के 3 तरीके हैं, या तो नदी का पानी हो, या समुंदर का पानी हो, या ग्राउंड का पानी हो, तो फ्लूवियल, ग्राउंड वाटर, सी वेव्स। फिर या तो पानी से हो या हवा से हो, तो एयरलिन। फिर या फिर ग्लेशियल और पेरिग्लेशियल है, ठीक है। ऐसी जो एग्रेडेशनल भी वही है, फ्लूवियल रिवर करे, ग्राउंड वाटर करे, या सी वेव करे, या हवा करे, या ग्लेशियर करे, ठीक है, एग्रेडेशनल वर्क। अब ये है एक्सोजेनिक फोर प्रोसेस। दूसरा है एंडोजेनिक प्रोसेसेस, जो एपिजीन व हाइपोजीन। इसमें क्या कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस होती हैं। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स कुछ होती है, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स कुछ होती है, कैटेस्ट्रॉफिक मूवमेंट। जो कैटेस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स है ना, वो वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स वगैरह के कारण होती है, कैटेस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स। फिर है डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स, जैसे एपीरोजिन और एपीरोजेनिक, ओरोजेनिक। ओरोजेनिक क्या है, माउंटेन बिल्डिंग। एपीरोजेनिक क्या है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। तो ओरोजेनिक में क्या, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वार्पिंग। FFW, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वार्पिंग। फोल्डिंग, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वार्पिंग। फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वार्पिंग। फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वार्पिंग। फिर अगला है एपीरोजेनिक में क्या, एमरजेंस, सबमर्जेंस। अब कैटेस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स में वल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब इरोजनल प्रोसेसेस परफॉर्म 3 फेज वर्क। एक तो इरोजन होता है, पहले इरोड होगी, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन। तो इरोजन में क्या, कोरोजन, कोरेजन, एट्रीशन, हाइड्रोलिक और डिफ्लेशन, या फिर ये जो पेरिग्लेशियल प्रोसेसेस होते हैं ना, कॉन्जेलिफ्लक्शन, कॉन्जेलिफ्रैक्शन, फिर फ्रस्ट हीव, न्यूएशन, साइरोटर्बेशन, कायरोटर्बेशन। ट्रांसपोर्टेशन में वही, या तो फ्लोटेशन, सॉल्ट, या तो सस्पेंशन में होगा, या सस्पेंशन में होगा, या सॉल्यूशन में होगा। अब या फिर ट्रैक्शन, सॉल्टेशन। ट्रैक्शन मतलब बिल्कुल अड़ता हुआ जा रहा है, फिर या सॉल्टेशन, समर सॉल्ट करता हुआ जा रहा है, फिर या फ्लोट करता हुआ जा रहा है, फ्लोट, या फिर बीच में सस्पेंशन, या फिर सॉल्यूशन। फिर कॉन्जेलिफ्लक्शन, कॉन्जेलिटर्बेशन, जेलीफ्लक्शन, ये सब फॉर्म में भी वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब जो प्रोसेस रिस्पॉन्स लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में देखते हैं। बिफोर प्रोसेस geomorphology emergence, landscape characteristics of a given region are studied as a response of combined action of all the processes. But now, जो operational mechanism of each geomorphic process and resultant landforms are studied separately. ठीक है, लैंडफॉर्म असेंबलेज हैविंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जेनेटिक क्लासिफिकेशन कर रही है। ये WM डेविस ने शुरू करी थी। जैसे अब फ्लूवियल है, फ्लूवियल, अगर फ्लूवियल प्रोसेस है तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि रैपिड्स होंगे, गॉर्जेस होंगे, ठीक है, और स्टीप वैली साइडेड्स होंगे, और क्या एक्सपेक्ट करोगे, मियंडर्स होंगे, ऑक्सबॉक्स लेक्स होंगे, ठीक है, नेचुरल लेवीज, डेल्टाज, एलुवियल कोन्स, ये सब होंगे। अब ग्लेशियल इलाके में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, तुम हैंगिंग वैलीज एक्सेप्ट करोगे, जॉर्ड्स एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, सर्क, CWM सर्क, ये एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, एरिट्स एक्सेप्ट करोगे, एस्कर्स, ड्रमलिन्स, एस्कर्स, मोरेन्स, ये एक्सेप्ट करोगे। अब पेरिग्लेशियल इन्वायरमेंट में तुम
ये थर्मोकास्ट एक्सेप्ट करोगे, पिंगो लेक्स, फिर अल्टीप्लेनेशन टेरेसेस, निवेशन होल्स, ये सब पेरिग्लेशियल में एक्सेप्ट करोगे। अब कॉन्सेप्ट 4 के बारे में पढ़ते हैं। एज द डिफरेंट इरोजनल एजेंसीज एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, there is produced a sequence of landforms having distinctive characteristics at successive stage of their development. This is related to one of Davis' trio that he overemphasized. He used time as a process rather than as an attribute लैंडस्केप डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन था ना, वो एक इनएविटेबल कॉन्टिन्यूस ब्रॉडली इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ चेंज था, जो एक ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करेगा। लो ट्रांस इंट्रॉपी इनक्लोज सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड था, एंड मैक्सिमम एंट्रोपी एंड स्टेज मैक्सिमम एंट्रोपी की थी, और लो पीरियड ऑफ क्रिस्टल स्टेबिलिटी के दौरान ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, तो ही डिवाइडेड होल टाइम span of geological cycle of erosion into three distinct scale of varying landform geometrics on the basis of time scale of human life. Entire landscape converted into extensive flat plain of undulating surface. कुछ few convex concave hills रह जाते हैं जिन्हें वो मोनाडनॉक कहते हैं, मोनाडनॉक हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एप्लेशियन जैसे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट 5 हम देखते हैं। तो जो जियोमॉर्फिक स्केल इज अ सिग्निफिकेंट पैरामीटर इन द इंटरेक्शन ऑफ द लैंडफॉर्म development and landform characteristic of geomorphic systems. Landscape is a function of time and space. पोस्टडिक्शन और प्रिडिक्शन, जियोमॉर्फिक इन्वेस्टिगेशन पोस्टडिक्शन के भी काम आती है और प्रिडिक्शन के भी काम आती है। जियोमॉर्फिक इन्वेस्टिगेशन से क्या होता है ना, जो स्टडी करते हैं हम इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को एंड रिलेटेड लैंडफॉर्म्स को और स्पेशियल यूनिट ओवर डेफिनेट टाइम पे। इससे क्या होता है, रिजल्ट इन चेंज इन एम्फेसिस टू रिडक्शन इन स्पेशियल टेम्पोरल स्केल्स। तो वन रिजल्ट इन चेंजेस definite time spans result in change in emphasis to reduction in spatial temporal scale. One major result of study being relegation of the time to position of a perimeter to be measured rather than a process to be measured. Process डेविस ने मान लिया था ना, इसमें उसे relegation of time to a position of parameter to be measured. अब time and space no longer passive factors rather than active input variable influencing landforms and processes. At different scale resolution level, different problems identified, different explanation types होते हैं उनके, different level of organization appropriate and different roles of effective cause and effect. लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एंड प्रोसेसेस पर एक्सक्लूजन एक सच दैट ये स्पेस टाइम स्केल का मे नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर स्केल्स, therefore influences of dominant variable change from one role to another. अब जैसे टाइम स्केल्स के बारे में बात करें, फॉर जियोग्राफिक एवोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन टेम्पोरल टाइम स्केल वो 3 रिजोल्यूशन लेवल पे हम कंसीडर करेंगे, साइक्लिक टाइम, स्टडी ग्रेडेड टाइम, सीजीएस, साइक्लिक टाइम, ग्रेडेड टाइम और स्टडी टाइम। साइक्लिक टाइम क्या है, लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के एंड वेरी लार्ज स्पेशियल एरियाज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर का। प्रोग्रेसिव बट स्लो चेंज इन बोथ प्रोसेसेस रेट एंड लैंडफॉर्म्स। डेविसियन मॉडल इज बेस्ड ऑन साइक्लिक टाइम वेयर इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंशियल चेंजेस हो रहे हैं। फिर है ये फिर है साइक्लिक टाइम, देन ग्रेडेड टाइम जहाँ पे शॉर्टर पीरियड होता है, 100 से 1000 ईयर्स तक का पीरियड होता है, वह मिलियंस ऑफ ईयर्स था या 100 से 1000 ईयर्स। अब ड्यूरिंग विच स्मॉलर स्ट्रीम्स और पार्ट ऑफ बिग स्ट्रीम्स अचीव ग्रेडेड स्टेज ऑफ स्टेडी स्टेट। ग्रेडेड स्टेज ऑफ स्टेडी स्टेट पे ग्रेडेड स्टेज पे आ जाती है, ग्रेडेड स्टेज ऑफ स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम ड्यू टू सेल्फ रेगुलेटरी और नेगेटिव फीडबैक के कारण ना वो एक ग्रेडेड स्टेज पे आ जाती है और स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की ग्रेडेड स्टेज पे आ जाती है। जैसे ऑल्टीट्यूड है, ऊपर नीचे होता रहेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण एक ग्रेडेड स्टेज अचीव हो गई है। स्मॉलर स्ट्रीम में होता है या बिगर पार्ट ऑफ बिगर स्ट्रीम्स में होता है, 100 से 1000 ईयर्स का टाइम स्पेन होता है। टाइम एंड इनिशियल रिलीफ वेरी वेरी significant controlling factors in cyclic time.
नाउ बेटर इनसिग्निफिकेंट। अब जो स्टडी स्टेट होता है उसमें 10 से 100 ईयर्स की बात हो रही थी। टाइम स्पेन वेरी शॉर्ट होता है। रीच ऑफ स्ट्रीम्स और सिंगल स्लोप सेगमेंट की बात होगी, इन्वॉल्व वेरी स्मॉल एरिया, रीचेस स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, वेरी स्मॉल एरिया की बात हो रही होती है। अब तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक डीके इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। डीके इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोग्रेसिव एंड स्लो रेट ऑफ डिक्लाइन इन फॉर्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन पेन अल्टीमेट स्टेज। ठीक है, स्लो रेट ऑफ डिक्लाइन हो रहा है और इक्विलिब्रियम पेन अल्टीमेट स्टेज में होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब condition of oscillation around a moving average value but also continuous decline in the form through time। एग्जाम्पल जैसे रिवर की लॉन्ग प्रोफाइल है कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टरनेटिव एक्शन ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव फीडबैक भी है बट देयर इज अ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन आल्सो विद टाइम। डायनेमिक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि ऑसिलेशन अबाउट मीन वैल्यू, ट्रेंडिंग थ्रू टाइम, ट्रेंड हो रहा है टाइम में ना, ऑसिलेशन, ये ट्रेंड है, ऑसिलेशन अबाउट मीन वैल्यू, ऑसिलेशन अबाउट मीन वैल्यू ट्रेंडिंग थ्रू टाइम, प्लस एट द सेम टाइम सब्जेक्ट टू स्टेप लाइक डिसकॉन्टिन्यूटीज है, एज अ थ्रेशोल्ड इफेक्ट अपीयर्स टू प्रमोट सडन चेंजेस। जैसे ऐसे इसका हमने बोला था ना, इफेक्टिव इरोजन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस rather a episodic process, valley floor not continuously deepened but reduced in discontinuous manner, period of erosion or instability lead to period of deposition। अगर सेडिमेंट क्रॉस कर लिया थ्रेशोल्ड को तो चैनल जो ग्रेडियंट स्टीपेंड है और फिर से इरोजन और स्टेबिलिटी चालू हो जाती है, इंस्टेबिलिटी। बट अगर नहीं तो प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन चलता रहता है। ही postulated some changes of fuel systems aren't affected by external factors, rather caused by inherent geomorphic control of eroding system। ठीक है, ग्रेडेड टाइम हम देख चुके हैं, टाइम स्केल हम देख चुके हैं। अब देखते हैं स्पेशियल स्केल। जो स्पेशियल है ना, वो मच सिग्निफिकेंस इन कंट्रोलिंग रेट और मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस एंड देयर रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर एक स्मॉलर एरिया है, गलीड जोन है, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग रेनी स्टॉर्म इज स्टडीड, देन रेट ऑफ इरोजन ऑब्जर्व वेरी हाई, बट इज स्टडी ऑफ लार्जर ड्रेनेज बेसिन, देन अफेक्ट ऑफ रेन स्टॉर्म और स्मॉल ड्यूरेशन ऑब्सक्योर होगा। अब पोस्ट 1950 क्या साइंटिफिक जियोमॉर्फोलॉजी या क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी पे ध्यान हो गया, तो फोकस है फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन पे टू स्टडी प्रोसेसेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हेंस जो टेम्पोरल और स्पेशियल स्केल है वो मच स्मॉलर हो गए हैं। जैसे एन.एम. फिनमेन का जो फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका उन्होंने डिवाइड करे ना, एन.एम. फिनमेन ने फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसका बेसिस था क्रोनोलॉजी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकली हिस्ट्री उनकी यूनिफॉर्म रही हो, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कि वो कैसे दिख रहे हैं, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी तो ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एट मैक्रो एंड और मेगा स्केल एंड फर्दर सब डिविजन एंड मीसो एंड और माइक्रो स्केल। एन.एम. फिनमेन की बात है ये, एन.एम. फिनमेन। अगला है आरी हॉटन 1945। इसने रिकॉग्नाइज करा इरोजनल ड्रेनेज बेसिन एज आइडियल स्पेशियल जियोमॉर्फिक यूनिट फॉर स्टडी ऑफ ड्रेनेज बेसिन प्रोसेस एंड फॉर्म। ठीक है, आरी हॉटन ने स्टडी करा इरोजनल ड्रेनेज बेसिन को एज आइडियल स्पेशियल जियोमॉर्फिक यूनिट फॉर स्टडी ऑफ ड्रेनेज बेसिन प्रोसेसेस एंड फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए इरोजनल ड्रेनेज बेसिन आइडियल स्पेशल जियोग्राफिक यूनिट है। मतलब स्मॉलर स्केल्स पे बात करने लगे। अब अगला कॉन्सेप्ट है a simple geomorphological equation may be envisaged as a vehicle to explanation of landforms as follows। f मतलब landform, f is equal to function of process material pm, f is equal to f of pm dt change through time। it is necessary to study बहुत सारे एस्पेक्ट ना ऑफ लैंडफॉर्म जियोमटेरियल्स प्रोसेसेस independently
इन सबको इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहिए सो दैट द लैंडस्केप ऑफ अ पर्टिकुलर जियोमॉर्फिक यूनिट ऑफ स्पेसिफिक स्पेशियल स्केल कैन बी स्टडीड इन राइट पर्सपेक्टिव। इनको आप इंडिपेंडेंटली स्टडी करो ताकि किसी जियोमॉर्फिक यूनिट को ना आप स्पेसिफिक स्पेशियल स्केल के लिए राइट पर्सपेक्टिव में स्टडी कर पाओ। आफ्टर इंडिपेंडेंट स्टडी attempt made to provide general model of form FPM relationship। इंडिपेंडेंट स्टडी करने के बाद एक जनरल मॉडल प्रोवाइड करने की कोशिश करो एफपीएम फॉर्म प्रोसेसेस और मटेरियल रिलेशनशिप का, लीडिंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अब ये जो फॉर्म प्रोसेस मटेरियल रिलेशनशिप है, ठीक है, एफपीएम रिलेशनशिप है, फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अप्रोच इज आइडियली सूटेड। और इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन इनेबल्ड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट टू इन्विसेज लैंडस्केप डेवलपमेंट ऑन रिलेशन बिटवीन प्रोसेस एंड मटेरियल लीडिंग टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, ड्राइविंग फोर्सेस है, मटेरियल रेजिस्टिंग फोर्सेस है, जी के गिलबर्ट का मॉडल था ना। जेडी हैक ने बोला का कॉन्सेप्ट ऑफ लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी इस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो जियोमॉर्फिक इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर स्टडी ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड इट्स रिस्पॉन्सेज ऑफ अ स्पेशल यूनिट ओवर डेफिनेट टाइम स्केल फॉर पोस्टडिक्शन एंड प्रिडिक्शन। Changes may be studied at macro, meso, or micro time scale. Alternatively, may be investigated through cyclic time, graded time, or steady time. अब अगला कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी। मोनो प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है, टॉपो फंक्शन, टोपोलॉजी के फंक्शंस हो गए, टॉपो फंक्शन, लिथो फंक्शन या टेक्टोनो फंक्शन, पीडो फंक्शन, क्लाइमेटो फंक्शन, ठीक है, टॉपो फंक्शन, टेक्टोनो फंक्शन, लिथो फंक्शन, पीडो फंक्शन, क्लाइमेटो फंक्शन एक्सेट्रा been recently reflected by major geomorphologists and are considered outcome of polyprocesses evolution। जो टाइम डिपेंडेंट अप्रोच है, साइक्लिक इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप कहते हैं उसे। प्रोसेस फॉर्म अप्रोच क्या है, इंडिविजुअल प्रोसेसेस इवॉल्व ओन कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म्स। फिर डायनेमिक मेटास्टेबल, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जिसमें नॉन साइक्लिक इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स है। फिर स्ट्रक्चर फॉर्म अप्रोच है, फिर क्लाइमेट प्रोसेस फॉर्म अप्रोच है। कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो पेलिम्पेस्ट टॉपोग्राफी है ना, प्रेजेंट लैंडस्केप एट लीस्ट at macro scale, example of palimpsest topography, surface rewritten many times again and again। अब several geomorphic processes एक साथ काम कर रहे हैं during a single cycle of erosion। अब spatial variation है landform controlling factors में, जैसे ये वाले फैक्टर्स हैं, स्पेशल वेरिएशन है इनमें। अब टेक्टोनो इवेंट्स कॉज इंटरप्शंस भी होती हैं, रिजुवेनेशन और स्टार्टिंग न्यू साइकिल। चेंजेस इन बेस लेवल ऑफ इरोजन चेंज होता है, देखो बेस लेवल चेंज हो गया, जो प्रोसेसेस एक्ट कर रहे हैं वो चेंज हो गए, ठीक है। और जो स्पेशल लैंड वेरिएशंस हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सिंपल जो हॉरबर्ग ने बोला था, हॉरबर्ग डिवाइडेड लैंडस्केप ऑफ ग्लोब इन 5 प्रिंसिपल कैटेगरीज। हॉरबर्ग ने एच ई हॉर्टन नहीं, हॉरबर्ग। एच ई हॉर्टन ने तो क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया था, इसने हॉरबर्ग ने कॉम्प्लेक्सिटी इन इवोल्यूशन में। ये कहता है या तो सिंपल लैंडस्केप होगा कि भाई मोनोप्रोसेस है, सिंगल साइकिल ऑफ इरोजन है, जैसे लाइमस्टोन केव्स वगैरह। फिर अगला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लैंडस्केप है कि भाई एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो है, मोर देन वन जियोमॉर्फिक प्रोसेस है एंड कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, तो इससे कंपाउंड लैंडस्केप बनेगा। मोनोसाइक्लिक लैंडस्केप मतलब लैंडस्केप प्रोड्यूस्ड इन अ फिजियोग्राफिक रीजन ड्यूरिंग सिंगल साइकिल ऑफ इरोजन। फिर पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप भी है, जैसे कि एप्लेशियंस है। अब रेजुरेक्टेड लैंडस्केप भी है और एक्ज्यूम्ड, रेजुरेक्टेड और एक्ज्यूम्ड। these covered with either lava flow or sedimentation after their formation but uncovered later due to denudation। ठीक है, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना अपना, ठीक है, बैथुलिथ्स पढ़ते हैं हम, जो बैथुलिथ अनकवर हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं।